बढ़ेंगे आज का मुद्दा की तरफ और आज का हमारा मुद्दा है राजा का रण, चाणक्य का प्रण। तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन और ज़्यादा बखूबी समझने के लिए ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद डिबेट की तरफ आते हैं। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, बड़ी लीड से हराई होगा। दिग्विजय सिंह का नाम सुनते ही बीजेपी की बाछें खिल जाती हैं। दिग्विजय सिंह के गढ़ में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी घर में घुसकर दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला। बीजेपी के चाणक्य ने राजगढ़ की जनता से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई करने की अपील की। शाह ने दिग्गी राजा के भगवा आतंकवाद पर निशाना साधा। तो राजगढ़ को बीमारू जिला न बनने देने की अपील करते हुए दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल की याद दिलाई। राजनीति से दिग्विजय सिंह की परमानेंट विदाई राजगढ़ वालों ने करनी है, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, राजनीति से उनका परमानेंट विदाई जरूर करो, मगर आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। भगवा आतंकवाद, अरे शर्म करो दिग्गी राजा, काय का भगवा आतंकवाद? आतंकवाद के आपके चश्मे बेकार हो गए हैं देखने के। देखा ये दिग्गी राजा का शासन था। मैं भगवान महाकाल का दर्शन करने गुजरात से आता था, गहरी नींद लग जाती थी अहमदाबाद से दाहोद आते आते, मगर जैसे ही दाहोद क्रॉस कर मध्य प्रदेश में घुसते थे, नींद पूरी खुल जाती थी। मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, मालूम ही नहीं। अमित शाह शुक्रवार को राजगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रोडमल नागर के पक्ष में सभा करने खिलचीपुर पहुंचे थे। दिग्विजय सिंह पर शाही हमले के बाद कांग्रेस भी हरकत में आई और शाह और बीजेपी पर पलटवार किया। गृह मंत्री जी शायद इस देश के गृह मंत्री बनने के बाद पहली बार राजगढ़ गए हैं। उन्हें राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी के वजूद की जानकारी शायद नहीं है। GTPC पुरानी कैसेट के आधार पर यदि वो दिग्विजय सिंह जी को हराने की बात या अपील कर रहे हैं, तो गृह मंत्री जी को निराशा ही हाथ लगी कि दिग्विजय सिंह जी इलेक्शन जीत रहे हैं। बीजेपी ने राजगढ़ सांसद रोडमल नागर को तीसरी बार टिकट दिया है, तो राजगढ़ के रण में करीब 30 साल बाद राजा किस्मत आजमाने उतरा है। राजगढ़ में किसका राज होगा ये तो जनता के वोट तय करेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह की घेराबंदी करने में बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। राजा रण में किस्मत आजमा रहा है, तो चाणक्य ने भी राजा के घर में घुसकर जीत का प्रण ले लिया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है राजा का रण, चाणक्य का प्रण। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर दो चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो हैं ही, लेकिन इसमें भी दिग्विजय सिंह का नाम अगर आ जाए तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती है व्यंग बाण से लेकर आरोपों की झड़ी लगाने में। और यही दिग्विजय सिंह है कि बीजेपी पर जितने तीखे और मजबूत हमले करने की कोशिश उनकी तरफ से होती है, शायद कांग्रेस में ऐसा बाकी नेताओं में इतनी मजबूती से ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलती। और यही वजह है कि एक शायराना अंदाज था उन चाणक्य अमित शाह जी का, जिनकी धीर गंभीर व्यक्तित्व के पीछे शेर शायरी के लिए कितनी जगह है इसको समझना बड़ा कठिन है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए आज इस शेर का इस्तेमाल किया कि आशिक का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले, तो उसने बहुत कुछ कह दिया। और उधर दिग्विजय सिंह के बारे में, दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये सुना जा रहा है कि वो कह रहे हैं मेरा आखिरी चुनाव है। तो आखिरी संग्राम में उसी राजगढ़ में जहाँ से बहुत गौरवशाली दिन दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने देखे हैं, तो आप खुद देखिए, कोई गलती हुई हो तो माफ़ कीजिए।
तो बहुत ही एक अलग किस्म का संग्राम है, बहुत दिलचस्प संग्राम है और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नींव रखने की कोशिश करते हुए अमित शाह नजर आए। पहले बंसल न्यूज़ के सवाल देखिए। सवाल नंबर 1, क्या राजगढ़ के संग्राम में दिग्विजय सिंह की मजबूत घेराबंदी बीजेपी ने कर ली है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, भगवा आतंकवाद की बात करके शाह देश को एक मैसेज क्या ये दे रहे हैं कि ये वो दिग्विजय सिंह जी हैं जो कथित रूप से हिंदुत्व के या भगवा के विरोधी हैं? और तीसरा सवाल, क्या चाणक्य का प्रण राजा को रण जीतने से रोक पाएगा? यानी अब लड़ाई क्या अमित शाह बनाम दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह बनाम अमित शाह हो गई है? ये बड़ा सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। आज के हमारे मेहमान हैं स्टूडियो में संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। अवनीश बुंदेला जी हैं, युवा नेता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और इन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं, उनका बहुत स्वागत है। अवनीश जी, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, पंकज जी की तरफ भी आऊँगा, लेकिन सबसे पहले कॉमेंट लूँगा संदीप पौराणिक जी का। संदीप जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। किस तरह आप देखते हैं, क्या राजगढ़ आपका जाना भी हुआ, और आज जो अमित शाह जी का हमला था और जिस तरह दिग्विजय सिंह जी को परमानेंट रिटायर करने की बात उन्होंने की है और उसके प्रमाण भी देने की उन्होंने कोशिश की है, मिस्टर बंटा ढार से लेकर, मैं जब अहमदाबाद से उज्जैन दर्शन के लिए आता था तो दाहोद के बाद नींद खुल जाती थी क्योंकि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, यानी तमाम वो चीज़ें जो दिग्विजय सिंह जी को असहज तो नहीं करती हैं क्योंकि वो बड़े मजबूत मन के नेता हैं, लेकिन उनकी घेराबंदी के लिए बीजेपी को बहुत गोला बारूद देती। क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के दो स्तंभ हैं, एक कमलनाथ और दूसरे दिग्विजय सिंह। पहले स्तंभ का चुनाव तो हो चुका है, पहले चरण में उनका सीट निपट गई, दूसरे चरण का मतदान आज हो गया और तीसरे चरण में जो है वो दिग्विजय सिंह जी का है। दिग्विजय सिंह जी को अगर आपको बैकफुट पे लाना है तो 2003 से पहले का मध्य प्रदेश आपको याद दिलाना होगा, क्योंकि वो तस्वीर ऐसी है जो एक युवा वर्ग के मतदाता ने नहीं देखी है, जिस पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है। तो 2003 की बात की जाती है, उसके पहले की कि गड्ढे, सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीजें। और दूसरा जो कार्ड है कांग्रेस बीजेपी का हिंदुत्व का, उसको लेके भी दिग्विजय सिंह को घेरने की कोशिश हुई है। तो मुझे लगता है कि वो दो मुद्दे जिनके चलते दिग्विजय सिंह जी को बैकफुट पर जाना पड़ता है, चाहे 2003 का शासनकाल उससे पहले का या फिर उनके विवादित बयान, उन्होंने अफजल गुरु वाले मामले की बात की, और भी जो विवादित लोग हैं, हाफिज सईद हैं, उसकी भी बात की। तो कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह जी को कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी और दूसरी तरफ विकास का विरोधी बताने की कोशिश की है, ताकि जनता के मानस पर वो याद ताज़ा हो जाए जो पुराना मतदाता है और युवा पूछे कि आखिर क्या वाकई में मध्य प्रदेश ऐसा था जब दिग्विजय सिंह जी थे। बिल्कुल, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की है, ये काफ़ी अहम सवाल है। पंकज जी, जिस तरह से आज तमाम चीज़ें हो गई हैं, जनाजा धूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, तमाम बातें भी हो गई हैं। फिर अमित शाह जी का अपना एक ख़ास अंदाज़ है, अरे दिग्गी राजा, कम से कम भगवा आतंकवाद को तो छोड़ देते। फिर जाकिर नाइक भी आ गए, तमाम इश्यूज़ आ गए जिनको बीजेपी राष्ट्रीय फलक पर उठाती है और केंद्र बिंदु होते हैं दिग्विजय सिंह। तो क्या माने कि अमित शाह जी के इस दौरे के बाद राजगढ़ में बहुत कुछ बदल रहा है, या सिर्फ आपको लगता है कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज? ये तो मैं समझूंगा संदीप जी से, आपके आत्मविश्वास का पैमाना अमित शाह जी के दौरे के बाद कितना ऊंचा? सर एकदम आकाश तक। उसका कारण स्पष्ट है कि जो संदीप जी ने कहा कि पूरा देश नहीं सर दुनिया जानती है कि ये भारत में तुष्टीकरण के अगुआ, भगवा के विरोधी, हिंदुत्व और सनातन के का सदा विरोध करने वाले, सनातन को मिटाने वाले गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पार्टी के श्रीमान दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह जी हैं। और दिग्विजय सिंह जी के दो उदाहरण गिनाए। दिग्विजय सिंह जी तो सलमान खुर्शीद को इस कार्यक्रम में साथ में मंच शेयर करते हैं जहां लिखा होता है किताब में कि हिंदू धर्म ISI और बोको हरम के समान है। दिग्विजय सिंह जी ने राम नाम पर, राम काज पर सदा बाधा डाली
और जी। दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम किया। उनके खिलाफ खरगोन का एक प्रकरण पंजीबद्ध है, फर्जी चित्र लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश का। और दिग्विजय सिंह जी को 2003 में बंटाधार की उपाधि मिली, जब भारतीय जनता पार्टी में उमाश्री भारती ने अभियान शुरू किया, बीजेपी का अभियान शुरू हुआ। तब से लेकर अब तक कांग्रेस को 15 महीने छोड़ दो, उसके बाद सत्ता में नहीं आई, अभी 2003 तक। और जब जब मध्य प्रदेश में शरद जी चुनाव होगा तो दिग्विजय सिंह जी का बंटाधार कृत्य इतना अक्षम्य अपराध था कि जब जब मध्य प्रदेश में चुनावों का संदर्भ आएगा तो दिग्विजय सिंह जी और उनके बंटाधार कार्यकाल का उल्लेख जरूर किया जाएगा। और निश्चित तौर पर बीमारू की परिभाषा गढ़ी गई थी, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल थे, उस पर बीमारू शब्द बना था। और उस समय खजाना खाली, तनख्वाह नहीं बढ़ती थी, लाइट की कट, सैलरी नहीं, पढ़ाई नहीं, कुछ सब कुछ अस्त व्यस्त था। सिर्फ राजा दिग्विजय सिंह जी मस्त थे। और उसके बाद बराबर जब अवसर मिला, उन्होंने हिंदुओं का, सनातन का विरोध किया, विकास कार्यों का विरोध किया। और मतलब मैं इसको ऐसे समझूं पंकज जी कि आपकी लड़ाई कांग्रेस से तो रहती ही है, लेकिन दिग्विजय सिंह जी से और खास है और अलग भी है। नहीं शरद जी, अलग का विषय नहीं सर। दिग्विजय सिंह जी से व्यक्तित्व तो कोई विदेश है नहीं सर, आदर करते हैं उनका, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। आपने कांग्रेस का कहीं नाम नहीं लिया, बार बार दिग्विजय सिंह जी का ही जिक्र हुआ। सर वो विषय वही है सर, मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। सर देखिए, दिग्विजय सिंह जी से कोई बैर नहीं सर, हम तो आदर करते हैं उनका, सम्मानित है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद है राज्यसभा के, लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे, हार करे बात अलग है। पर उनकी जो विचारधारा, जो पॉलिटिकल अप्रोच है, वो दिक्कत देती सर। और वो अप्रोच भारत के सामाजिक ताने बाने को नष्ट करना चाहती है, बांटना चाहती है। वो उसी ओर लेकर जा रही है जहां ओबीसी का आरक्षण छीनने की बात कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कर दी। जी जी, मैं लौटता हूं सेकंड राउंड की तरफ जल्दी से लौटूंगा। संदीप जी, सामाजिक ताने बाने के लिए अवनीश जी चुनौती बता रहे हैं बीजेपी के आपके साथी, और उनका ये भी कहना है कि दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से तमाम, हमारे पास एक पूरा उनका पुराण मौजूद है जो हमें चुनाव में बड़ी मदद करता है। दिग्विजय सिंह जी तो एक प्रतीक बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए वो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत बनते हैं। जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं पूरे दावे से कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी से बड़ा सनातनी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। उन्होंने बार बार ये प्रूव किया है। सिर्फ राम का नाम लेने से, उसका ढोंग करने से आप सनातनी नहीं हो जाते, उसका पालन करना होता है, वेदों की पालना करनी होती, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। सर जी एक बात और, ये मैं देख रहा हूँ इन दिनों राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े प्रधानमंत्री और आज अमित शाह, शब्दों की गरिमा आप कितनी गिराएंगे? आप गृह मंत्री हैं देश के, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप मंगलसूत्र के माध्यम से तुष्टीकरण करते हो। और आज अमित शाह जी क्या कहते हैं? आशिक का जनाजा, मतलब आप किसी नेता के मरने की बात करते हो, और वो भी उनके यहाँ जिनके यहाँ अभी अभी उनके दामाद की मृत्यु हुई है। दिग्विजय सिंह जी से बड़ा क्या कहूँगा कांग्रेस का सिपाही कोई नहीं कि गए एक दिन के लिए, कहते ना वो अंतिम संस्कार में गए, शरद जी वापस आकर अपने काम पर लग गए। ऐसे कांग्रेसी नेता होने पर हमको गर्व है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पर कि ऐसे नेता होना चाहिए, कांग्रेस की ताकत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी लोग जैसे लोग चिंतित हैं, उनकी चिंता की लकीरें हैं। सही कहा संदीप जी ने कि अब छिंदवाड़ा की बात बारी है, अब आप देखेंगे ये पूरी आपको टोली जो है ना, पूरी ये आपको राजगढ़ में दिखेगी, क्योंकि उनको मालूम है कि अब कुछ होने वाला नहीं है। शरद जी एक बात हो, आपने अगर कुछ विकास किए होते तो आपको दिग्विजय सिंह के 20 साल पुरानी बात करने का मतलब आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर मैं गिनाऊं कि दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में 6 साल तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, 1 साल 8-10 महीने उन्हें नरसिम्हा राव जी के साथ, वो शायद देश की अस्थिरता का शरद जी सबसे बड़ा दौर था। 15-15 महीने में 13-13 दिन में सरकारें बदली, याद होगा, हल्दर हल्दी डुड्डे देवगौड़ा आई के गुजराल, 3 बार तो अटल जी ने शपथ ली। तो ये आप समझिए इस चीज को, और आप इसका सिर्फ ठीक रहा दिग्विजय सिंह जी के सर पर। शिवराज जी से पूछिए कि जब 10 साल मनमोहन जी सिंह जी की सरकार थी तो पेट का पानी नहीं हिलता था, जाते थे और यही कमलनाथ जी पैसा देते थे, खुद बाबूलाल गौर जी ने कहा और शिवराज जी ने कई बार कहा। शरद जी और दूसरी बात, ये जो दिग्विजय सिंह जी पर आरोप लगाते हैं कि भगवा विरोधी, भगवा आतंकवाद, एक बात आज मैं कहना चाहता, कोई शेयर नहीं करता। राजकुमार सिंह एक आईएएस 1975 कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं। वो मनमोहन सिंह जी की सरकार में वो होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी रहे शरद जी। उनने सबसे पहले कहा था हाँ भगवा आतंकवाद है ये उसके बाद क्या हुआ, 2014 की जब मोदी सरकार बनी तो उस सरकार में वो राज्य मंत्री बने, पूरे 5 साल रहे, सांसद रहे भारतीय जनता। कभी उनसे नहीं पूछा
कि भैया जब आप थे तो आप जब सेक्रेटरी थे होम डिपार्टमेंट के, तो आपने क्यों लिखा, क्यों कहा, किसी जांच में कहा उनने कि हाँ भगवा आतंकवाद है, और वो बाद में आपकी सरकार में मंत्री बने। इस तरह के साक्षात्कार करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कभी कुछ जानकारी अध्ययन करके आना चाहिए। आपने सिर्फ एक राग अलाप दिया कि दिग्विजय सिंह, आप सबसे पहले ये तो देखिए कि साहब आप कह क्या रहे हैं, आशिक का जनाजा, इस तरह की शब्दावली, वो भी गृह मंत्री। अच्छा मैं एक बात तो पूछूं, अगर मैं भाषा का स्तर गिरा दूं शरद जी, तो मैं पूछना चाहता हूं, हमें पुरानी फिल्में याद है शरद जी, उस समय रंजीत, अमरीश पुरी रात के अंधेरे में आते थे, पीछे हवाई जहाज या पानी का जहाज और उतर रहे हैं। ऐसे ही हमारे अमित शाह जी रात के अंधेरे में उतरते, दिन में क्यों नहीं आते हैं? उस हवाई जहाज में होता क्या है जो रात को आते हैं? सर जी एक बात, और पंकज जी ने आज बहुत अच्छी तारीफ की दिग्विजय सिंह जी, मुझे शोले फिल्म याद आ गई जिसमें जय जिस तरह से वीरों की तारीफ करता है ना मौसी जी के पास, ऐसे ही पंकज जी ने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह जी का सम्मान करता हूं। धन्य प्रभु। ये मेरी अपनी सोच है, अल्प बुद्धि की सोच है, क्षमा कर दीजिएगा कोई चीज इसमें दिखे, कि मुझे लगता है कि बहुत हल्की और ओछी भाषा का प्रयोग करने से अगर मुहावरेदार भाषा हो, जुमले हो, कविता हो, शायरी हो, यहाँ जिसका आप कर रहे हैं मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, नहीं तो वो किसी और स्वरूप में लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ प्रतीक और मुहावरे, जिनको शायद अंग्रेज़ी में सिमली क्या कहते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन आप भाषा का स्तर तू तकार और निचले स्तर पर मत लाइए, जहाँ गाली गलौज विशुद्ध रूप से दिखती है, वो एक अलग बात है। बाकी मुझे लगता है कि ये वही अमित शाह जी हैं, मैं फिर याद दिलाऊंगा, देखिए मंच पर एक अमित शाह भिन्न है, और ये बात दिग्विजय सिंह जी ने कही है, ये आप सब जानते ही हैं कि जब वो नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे और गुजरात के फॉरेस्ट के समीप थे, तो कुछ लोग फॉरेस्ट अधिकारी उनके पास आए और उन्होंने कहा आपको कोई असुविधा ना हो तो हम आपके साथ रहेंगे, जिससे आप भटक ना जाएं या आपको नुकसान ना पहुंचे। तो उन्होंने कहा आप लोगों को किसने कहा ये करने के लिए? तो उन्होंने कहा हमें अमित शाह जी ने कहा है कि ये किया जाए। तो ये सौजन्यता भी है, हम उसको भी ना भूलें कि इस तरह की सौजन्यता भी, और ये दिग्विजय सिंह जी की तरफ से भी है। वो कितने कटु प्रहार करें, लेकिन आपने उनको बीजेपी के नेताओं के साथ अक्सर खिलखिलाते देखा है, और ये क्रम आज भी जारी है। आज भी पंकज जी और अवनीश जी मिलेंगे तो हंसेंगे, एक दूसरे को देखकर प्रणाम करेंगे, ये भाव नहीं है, भले ही शेरो शायरी में ये चीज़ निकल जाए। मैं एक गंभीर सवाल के साथ संदीप जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। सवाल ये है कि जनता का भी क्या मन बहुत परिवर्तित है अब जनता भी ये सोचती है कि लाभ किधर है, क्योंकि मैं जिस तरह से मास लेवल पे मैं देख रहा हूँ कि अब नेताओं के मन में इसको लेकर द्वंद्व नहीं रहता कि हमें दल बदल लेना, क्योंकि जनता की तरफ से भी गारंटी, पहले वो कहीं संकोच करते थे कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन अब लोग भी कहते हैं कि भैया आप जाओ, विकास कराओ, आप जाओ, हमें इससे मतलब नहीं है आप किधर किधर खड़े हो, आप हमारे लिए विकास लेकर आओ। क्या यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि राजगढ़ में दिग्विजय सिंह जी भी इसको लेकर सशंकित हैं कि भले ही उनका क्षेत्र हो, लेकिन लहर किस तरफ है, लोग बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं, क्या आप इसको देखते हैं एक बड़ी चुनौती के तौर पे? शरद जी, कोई भी आदमी हो वो अपना हित देखना चाहता है, वो चाहता है उसे सुविधाएं मिलें, उसकी तरक्की हो, उसके आसपास की तरक्की हो, शहर की तरक्की हो, प्रदेश की और देश की। इस तरह का नज़रिया लोगों में विकसित हो रहा है। और आप एक चीज़ देखिए कि 2022 में जब 2020 में सिंधिया जी के साथ जब लोग गए थे तो टिकाऊ बिकाऊ और तमाम चीज़ें हुई थी। उसके बाद कितनी बड़ी तादाद में नेताओं ने दल बदल किया। मुझे लगता है कि वैसे जुमले, वैसे आरोप नहीं लगे। उसका बड़ा कारण यह है कि जनता ने यह स्वीकार लिया है कि अगर ये व्यक्ति वहां जाता है और हमारा हित कर सकता है तो इसे जाना चाहिए। मैं ये कहता हूं हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस आ जाए तो यही लोग कांग्रेस में जाए तो भी जनता पसंद करे। अब दल बदल करना लोगों को ना तो बुरा लगता है और ना उस पर वो सवाल उठाते हैं, क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति को अपने हित नजर आने लगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और यही वजह है कि बीजेपी इसीलिए छिंदवाड़ा में पूरी संभावनाएं देखती है और इसी तरह वो राजगढ़ में भी पूरी संभावनाएं देखती है, क्योंकि आपने 2020 में भी देखा कि बाय इलेक्शन में कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता बहुत बड़े अंतर से विधानसभा का चुनाव जीते थे, जो जनता की एक्सेप्टेंस पर एक बड़ी मुहर लगाता है कि उसे परफॉर्मेंस चाहिए, उससे इससे मतलब नहीं है कि आपने पार्टी बदल ली और इसको आपको सर माथे लेना पड़ेगा या आप नाक भौं सिकोड़ें, या आपका नज़रिया है। पंकज जी, आगे की लड़ाई क्या पूरी 29 की 29 का जो दावा है तो माने, क्योंकि कहने वाले समीक्षक कह रहे हैं कि राजगढ़ में भी टक्कर तो मजबूत है छिंदवाड़ा की तरह।
देखिए शरद जी, मैं 3-4 उदाहरण प्रस्तुत करूंगा आपको। और जो आप बात करते हैं दिग्विजय सिंह और कांग्रेस, सर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस का, और कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तुष्टीकरण की और सांप्रदायिकता की बात करें, कांग्रेस के घोषणा पत्र में उल्लेखित है अल्पसंख्यक कॉलम में स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिश लागू करेंगे, नंबर 1। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1936 के मुस्लिम लीग के समान घोषणा पत्र की उल्लेख है अल्पसंख्यक कॉलम में, जहां अल्पसंख्यकवाद का समर्थन, पर्सनल लॉ का समर्थन और स्पेशल दर्जा मुसलमानों को। कर्नाटक में इसी अप्रैल में कांग्रेस की सरकार ने वहां के मुसलमानों को ओबीसी में, सारे मुसलमान सर जो अगड़े भी होते हैं, शेख सईद पठान, सबको ओबीसी में सम्मिलित कर लिया। क्या कम पूरे वक्त देश में- है पंकज जी, मैं एक मैं बस क्विक सर, रिएक्शन लूंगा और अवनीश फिर जी का। संपत्ति जी सर, राहुल जी। गांधी जी का बयान, संपत्ति का सर्वे और सैम पित्रोदा जी की मोहर। तो ये हमारा आरक्षण छीन कर आप, हमको आपत्ति नहीं, हम तो खुद सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं। मुसलमानों को देंगे, अवनीश जी। हमारी संपत्ति छीन कर उनको देंगे। अवनीश जी, ये कौन सी अवनीश राजनीति जी, है? जी सर, जी। सबसे पहले तो हमारे घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में कहीं मुस्लिम शब्द नहीं लिखा। आज सुप्रिया श्रीनेट जी ने यही प्रेस वार्ता की, कहीं ये शब्द नहीं लिखा, अल्पसंख्यक लिखा। अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं होते, कृपया भ्रमित ना करें, पहली चीज। और जहां तक विरासत कर की बात है तो शरद जी शायद अध्ययन करना चाहिए। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने उसको खत्म किया, बल्कि अरुण जेटली जी ने, आपने तो वकालत की, इसको दोबारा लागू करना चाहिए। और उसके पहले जाइए, ये आया तो कहां सर जी, से? कर्नाटक, ये भारत जब 565 रियासतों में बटा था पंकज जी, जब देश को एकीकृत नहीं, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो मर्जर एग्रीमेंट लाया था उसमें इसकी व्यवस्था थी। और उसके बाद लगा कि अगर ये कर नहीं दे, कर दे, उसमें कई लोगों ने विरोध किया, क्योंकि फिर हमने पीबी पर्स भी खत्म किया जो राजा महाराजा को, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन हुआ करती थी, उसमें भी नियम लाए। तो 1985 में हम ही ने ये विरासत कर खत्म किया। और आपकी सरकार में अरुण जेटली साहब जो मोदी सरकार में थे, उन्होंने इसकी चलिए। 3 बार लोकसभा में चर्चा की कि विरासत कर, और सुनिए, इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे पंकज जी, अभी बहुत समय है। लेना नहीं जी। है। जिसके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति चलिए, उनके चलिए, लिए चलिए। है, जिसके पास OBC 30/50 का का बहुत प्लॉट बहुत है ना, उसको शुक्रिया, दिक्कत बहुत नहीं है, शुक्रिया पंकज जी। अवनीश जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो बेहिचक कुल मिलाकर ये कहने में संकोच नहीं किया जाना चाहिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिसमें एक पार्टी एज ले लेती है दूसरी पार्टी पर, और बीजेपी एक ऐसी ही पार्टी है। इसी चुनाव में गुजरात से एक मुद्दा राजपूतों के कथित अपमान का उछलता है, और रूपला साहब जो होते हैं उसको लेकर बड़ी रैली, बड़े मुद्दे गुजरात में उछलते हैं, लेकिन उसकी आंच न राजस्थान तक आ पहुंच पाती है, न मध्य प्रदेश तक आ पाती है, और ना कांग्रेस का कोई नेता इसको एग्रेसिव तरीके से प्ले करता है कि बीजेपी के एक सांसद ने, बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने इस तरह की बात की है। और वहीं कहीं मणिशंकर अय्यर कुछ कह देते हैं तो ज़बरदस्त मुद्दा होता है, और कहीं शिकागो में बैठे हुए सैम पित्रोदा कह देते हैं तो बीजेपी उसको ऐसा लपकती है। इस कला में भी कांग्रेस को अपनी महारत हासिल करने की तरफ बढ़ना चाहिए, और अपने उन नेताओं को जिनका बौद्धिक योगदान है, ये हम उनको सलाह नहीं दे सकते, कम से कम चुनाव तक तो उनके ऐसे बयान ना आए जो कैंपेन के बीच में कांग्रेस को असुविधा में डालें और सुप्रिया श्रीनेत जी को दिल्ली में बैठकर एक्सप्लेनेशन देना पड़े। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, गांव से प्रदेश सियासी संदेश, सहयोगी साक्षी। नमस्कार।